नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत यूट्यूब चैनल एंड हमारी ऐप फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। अपना टॉपिक चल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम। अपने ने साम्य पे बात कर ली थी कि साम्य क्या होता है। साम्य के जो करेक्टरिस्टिक्स है यानी साम्य के गुण थे वो मैंने आपको बता दिए। 7 गुण थे, वो 7 अपने याद होने चाहिए। कई बार एग्जैक्ट वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि साम्य के गुणों पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमारी लाइन में बोली हुई है कि ये सांद्रता इसमें स्थिर होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है। साम्य जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। अपन को ऐसा आभास होता है कि ये बंद हो गया हो कि क्योंकि रिएक्शन जब बंद होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता उनको टाइम के साथ में साम्य पे। लेकिन वो रिएक्शन चलती रहती है। जितनी देर से प्रोडक्ट बनता है उतनी देर से वापस क्या बनता है, रिएक्टेंट बनता है। अपने को ऐसा लगता है कि रिएक्शन बंद हो गई है, एक्चुअल में वो रिएक्शन चलती रहती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स थे जो साम्य के गुणों में। अपने के साम्य के गुणों के सारे पॉइंट जो भी मैंने 7 आपको पॉइंट लिखवाए हैं अपने याद होने चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की कैसी कैपी कैसे लिखते हैं। ये हालांकि सबको आता भी होगा लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनके बेसिक्स पे अपने जाना जरूरी है। आरपीएससी क्या वहां से क्वेश्चन पुटअप करती है। केपी कैसी सबको आता है लेकिन जहां से आरपीएससी पूछती है क्वेश्चन, कई बार आरपीएससी इजी क्वेश्चन पूछ लेती है और वहां अपने उनके पीछे तक नहीं जा पाते। अपने सीधा ये रखते हैं कि केपी में प्रोडक्ट अपना रिएक्टेंट आ जाता है, लेकिन उनके बीच का जो स्टेप होता है आज उनके बारे में पूरा ड्राइव करेंगे। और उसके बाद उनसे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद केपी और केसी में संबंध देखेंगे। डेल्टा एन जी क्या होता है और वियोजन की मात्रा क्या होती है, ली सातेली नियम क्या होता है, इन सब के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं यदि आज अपना सेशन लंबा चला तो आज ही अपना केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक आप देख रहे हो। इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने याद नहीं रहे। तो आज देखो अपन बात करेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। आप सबके बीच में सुभाष बाबू, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, नेट जेआरएफ, जेएसओ सेकंड रैंक, जूनियर केमिस्ट 6ठी रैंक। इसके अलावा एचएफआर और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कॉल। तो बात करेंगे साम्य के नियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में लेके चलेंगे। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट आ जाता है अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी होता है। सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या नाम होता है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम। सक्रिय द्रव्यमान का नियम देखो भाई क्या होता है ये। आगे हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स में हम ये बात करते हैं जो रेट होती है, जो दर होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्रिया कारक की सांद्रता के। क्रिया कारक बोले तो रिएक्टेंट की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या होता है? ये होता है रिएक्टेंट। तो जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात अपने इनको लिखना चाहिए, कैसे लिखेंगे? अपने ये बोलेंगे स्थिर ताप पर ताप समान रहना चाहिए। बिल्कुल सर, ताप चेंज होगा तो रेट चेंज हो सकती है। स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। के गुणनफल के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात रेट होती है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होती है? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है इनके मल्टीप्लाई के बराबर होती है। कैसे सर? जैसे 2 रिएक्टेंट हो गए तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगा।
जैसे सपोज करो यदि ए प्लस बी है, यहाँ से कोई रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अपने लिए रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखेंगे, तो यानी रेट प्रोपोर्शन क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन ए इंटू बी, ये कहना चाह रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बात बोलना चाह रहा है ये कि कीड़े कारकों की जो सांद्रता होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की तरह। ठीक है, यानी आप मेरी बात समझ रहे हो कि इस तरह से यदि यहाँ पे 3 ले लिए जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे कुछ ले लिया जाए और वहां से प्रोडक्ट बने, तो आपको पूछ लिया जाए रेट कैसे लिखोगे आप, तो सर रेट लिखेंगे ए का कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की, ये चारों मल्टीप्लाई में रहेगी। ठीक है तो कहने का मतलब है रेट, ये बात हम बोलना चाह रहे हैं। सॉरी, अब आगे देखते हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये मान के चलो ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ में आ गई। थोड़ा सा खराब है, ठीक है। अब देखो M1A प्लस M2B से क्या बन रहा है, N1C प्लस N2D, ये कोई रिएक्शन है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें 2 रिएक्शन दिखेगी आपको, एक अगर रिएक्शन दिखेगी, अगर बोले तो फॉरवर्ड, और एक दिखेगी आपको बैकवर्ड। इस पूरी केमिस्ट्री में अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में इन्हीं पे चलेगी, अगर रिएक्शन और पश्च रिएक्शन। फर्स्ट बोले तो बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगर रिएक्शन कौन सी होती है, अगर का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब जो आगे जा रही है, जो आगे जा रही है, यानी ये वाली रिएक्शन, ऊपर वाला जो एरो है वो अगर रिएक्शन को बताएगा। तो आप अगर रिएक्शन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, M1A प्लस M2B, फिर ये वाला एरो N1C प्लस N2D। और यदि आप फर्स्ट रिएक्शन, तो इसके लिए रिएक्टेंट तो ये रहेगा इस रिएक्शन के लिए, और प्रोडक्ट ये रहेगा। फर्स्ट रिएक्शन होती है वो नीचे वाली है, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये क्या होगा N1C प्लस N2D। देखो यहां से ये बन रहा है प्रोडक्ट, तभी तो ये नीचे वाला ये एरो है, इस एरो का मतलब हो गया ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्टेंट होना चाहिए, नीचे इधर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, या ऐसे लिख लो आप, एक बार सेम ये लिख लो, M1A प्लस M2B से ये वाला N1C प्लस N2D। अब देखो ये एरो का मतलब ये रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है, इधर जा रही है, अर्थात ये ऐसे होगा N1C प्लस N2D, वापस वही बात M1A प्लस M2B, समझिए। अब देखो इनके लिए क्या करना है, अगर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो फर्स्ट रिएक्शन में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कुछ नहीं है। अगर रिएक्शन जैसे जा रही है उसकी जस्ट अपोजिट बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला रिएक्टेंट है, तो इसमें अगली वाले में क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट के रूप में आएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब सर इनकी रेट लिखो, आप इनकी रेट लिखो। देखो रेट मैंने आपको बताई दिया किसके प्रोपोर्शन होगी, रिएक्टेंट। तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या है, ये वाला है, तो ये ए की पावर M1, ये ए है, यहाँ पे रिएक्टेंट M1 क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, तो ये इसकी पावर में चला जाता है। इसी प्रकार बी का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, M2, जो कि पावर में चला जाएगा। इसका रेट पूछ लिया जाए सर, इसकी रेट क्या हो जाएगी, इसकी रेट प्रोपोर्शन हो जाएगी ये वाला। अब इसके लिए क्या होगा, रिएक्टेंट ये वाला होगा, तो यानी सी की पावर में N1 और डी की पावर में N2। आ रही बात समझ में। तो इनके कुछ नहीं करना, इनके जो प्रोडक्ट है ना वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ये जो प्रोडक्ट था वो अभी रिएक्टेंट बन गया, तो ये आ गया। अब ये रेट किसकी है सर, तो ये रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन की, और ये रेट किसकी है सर, बैकवर्ड रिएक्शन। मैं बी को बैकवर्ड बोल रहा हूं, एफ को फॉरवर्ड बोल रहा हूं सर। ये यदि हम समानुपाती है, समानुपाती साइन हटाएंगे तो कुछ तो रेट कांस्टेंट, कुछ तो कांस्टेंट आना चाहिए, बिल्कुल सर। तो मैं इसको आर एफ लिख देता हूं। जब ये समानुपाती हटाएंगे तो मान लेते हैं के एफ, एक बार से कांस्टेंट लगा दिया हमने, ए M1 B M2, इधर ऐसे इधर आर बी हटाएंगे तो के बी सी N1 D N2। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम आएगा, यदि इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम यहां लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य पर, साम्य पर। अब तो साम्य पर क्या होगा भाई, साम्य पर से रेट, हमें पता है कि रेट बराबर हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड की रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। ये बात हमने साम्य के गुण में, आप देखो साम्य के गुण में पॉइंट नंबर मैं बता देता हूं आपको, कल वाली रिएक्शन में पॉइंट नंबर 3 देखो आप, मैंने आपको वहां पे अलग से ब्रैकेट में लिख भी रखा है, आर एफ बराबर आर बी होगा,
ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू क्या है सर, ये वाली, और आर बी की वैल्यू क्या है, ये वाली, यानी के एफ इंटू ए की पावर में m1 इंटू बी की पावर में m2 बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू सी की पावर में n1 इंटू डी की पावर में n2। ये हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगी। अब देखो मैं ये कर सकता हूं के एफ बट्टा के बी, इस बी को मैं इधर लिया, इस ए वाली ये जो वाला पूरा टर्म में ये टर्म इधर भेज देंगे हम, तो क्या होगा, ये सी की पावर में n1 है, डी की पावर में n2 है, डिवाइड बाय ये वाला हो जाएगा ए की पावर में m1 और बी की पावर में m2। समझ रही है मेरी बात को, बिल्कुल सर। तो ये क्या होगा, अब देखो के एफ अपॉन के बी को मैं एक नया कांस्टेंट देता हूं जिसका नाम बोलते हैं के, बराबर ये आ जाएगा सी की पावर में n1 डी की पावर में n2 अपॉन ए की पावर में m1 और बी की पावर में m2। अब ये कौन सी रिएक्शन के लिए, सर हमने जो स्टार्टिंग में रिएक्शन ली थी ये वाली स्टार्टिंग रिएक्शन है, तो इसको स्टार्टिंग वाली रिएक्शन लिखो आप, m1a किस रिएक्शन के लिए, ये m1a प्लस m2b से n1c प्लस n2d, इस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू ये, अर्थात इसको ध्यान से देखोगे आप तो क्या है, ये क्या है सांद्रता, तो किसकी सांद्रता, प्रोडक्ट की, तो ऊपर वाले कौन सा आ गया, प्रोडक्ट, ऊपर वाला आ गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद, अपो नीचे क्या आएगा, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक जो भी आप बोल रहे हो, रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं, तो ये आ गया प्रोडक्ट और नीचे आ गया है रिएक्टेंट। तो अपने को के ये याद रखना है, आपको बोल दीजिए के कैसे निकालोगे, तो के का सीधा सीधा मीनिंग होता है प्रोडक्ट बटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आ रही बात समझ में, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन के लिए आप के निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता डिवाइड बाय अभिकारक की सांद्रता लगाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहां से एक चीज और सीखने को मिली है, क्या, जो केक है, जो सम्य स्थिरांक बोलते हैं जिसको, इसको क्या बोलेंगे, सम्य स्थिरांक, सम्य स्थिरांक, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी के एफ अपॉन के बी के बराबर होगी, के एफ अपॉन के बी के बराबर होगी। ठीक है, दो चीज ध्यान में रखना है, एक तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एक के एफ अपॉन के बी आना चाहिए। सम्य स्थिरांक की वैल्यू क्या आएगी, के एफ अपॉन के बी, क्यों आएगी सर, ये रहा के एफ अपॉन के बी, इसको ही तो हम सम्य स्थिरांक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो के एफ अपॉन के बी, बस यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, के एफ अपॉन के बी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सम्य स्थिरांक, आपको अलग अलग रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के दे देगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के दे देगा, और पूछ लेगा कि सम्य स्थिरांक का मान बताओ, उस टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब के है जो सम्य स्थिरांक है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, सम्य स्थिरांक का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, के का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो सांद्रता के टर्म में निकाल सकते हैं यानी कैसी के टर्म में, और एक आंशिक दाब के रूप में निकाल सकते हैं, एक, ठीक है, दाब, आंशिक दाब यानी केपी के रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है, सांद्रता दो तरीके से आगे, एक केपी और एक केपी। सर केसी में क्या निकालेंगे, केसी का मतलब सांद्रता के रूप में हो, और जब केपी का मतलब दाब लिया जाए, कैसे सर, देखो केसी का मतलब तो कुछ ही नहीं है, वो अभी हम ऊपर भेजा है, जो क्या है सर, सी की पावर यानी सांद्रता ले लिया जाए इंटू डी की पावर में n2 अपॉन ए की पावर में m1 बी की पावर में m2 यानी सांद्रता ली, तो ये आया। केपी में क्या आएगा, केपी में हम सांद्रता नहीं लेके दाब लेंगे, यानी पीसी की पावर में n1 पी डी की पावर में n2 अपॉन पी ए की पावर में m1 और पी बी की पावर में m2। कहने का मतलब ये है, जो रिएक्शन ये है, यदि इनकी सांद्रता ले तो कैसी आएगा, और यदि इन सी और डी का आंशिक दाब ले तो क्या आएगा, केपी निकलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से ये जो पी सी है ना, ये आंशिक दाब है, ये जो पी ए पी बी पी सी पी डी जितने भी है ये आंशिक दाब को बताते हैं, आंशिक दाब। अब क्या होता है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में लगभग अपने को क्या देते हैं, कुल दाब देते हैं, कुल दाब दिया हो, वहां से आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए कि आंशिक दाब बराबर मोल भिन्न इंटू कुल दाब, मोल भिन्न इंटू कुल दाब। ये कैसे, ये ऐसे आएगा कि कोई भी गैस, बीकर में खूब सारी गैस है, चार गैस दी हुई है, एक बार इसको समझो कंसेप्ट को,
या इसको ऐसे लिख सकते हो पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी टोटल। हालांकि ये सॉल्यूशन में पढ़ते हैं अपन। देखो ये जो बीकर है, ये बीकर, इस बीकर के अंदर 4 गैस है, कौन सी, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मेरे को ये पता है इनकी, इसके बीकर के अंदर मोल तो अलग अलग होंगे, ये तो है नहीं कि चारों समान रूप से या समान मोल इसके अंदर प्रेजेंट है। ए का मान लेते हैं 1 मोल है, बी का मान लेते 2 मोल है, सी का मान लेते 2 मोल है, डी का मान लेते 3 मोल है। इस हिसाब से ये बीकर के अंदर प्रेजेंट है। तो यदि इनके मोल अलग है तो इनका आंशिक दाब भी अलग होगा। मान लेते बीकर का कुल दाब दे दिया आपको, कुल दाब कितना दे दिया, 5 एटीएम दे दिया। मेरी बात को समझो आप, आपको बोल दिया जाए एक बीकर के अंदर ए के 1 मोल है, बी के 2 मोल है, सी के 2 मोल है, डी के 3 मोल है। कहने का मतलब अलग अलग मोल की गैसें इसमें प्रेजेंट है, यानी अलग अलग क्या होगा, इसका वेट इनका अलग अलग होगा। तो यदि बीकर का कुल 5 एटीएम दाब हो तो अपने को ये आंशिक दाब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर, मैं पी ए गैस के लिए निकालूंगा तो कैसे आएगा, पी ए गैस के लिए एक्स ए इंटू पी टोटल आएगा। एक्स ए निकालना है मुझे, सर मुझे ये पता है मोल बिन होता है वो ए का मोल बिन अपॉन एन टोटल, यानी ए के मोल बटा कुल मोल इंटू पी टोटल। ए का मोल कितना है सर, 1 मोल है, बटा कुल मोल कितने है सर, इनमें 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 यानी 4 और 4 8 मोल सर इनमें कुल है, 8 मोल कुल है। और पी टोटल कितना दिया हुआ है सर, 5 एटीएम दिया हुआ है, यानी 5 बटा 8 आता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये पी ए के 80 मोल आएगा, जो यहाँ ये पी ए लिखा है ना, ये यहां से उठेगा, 5 बटा 8 लिखेंगे वहां पे। इसी प्रकार से पी बी का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक्स बी इंटू पी टोटल, एक्स बी इंटू पी टोटल। एक्स बी के मोल कितने हैं सर, 2 बटा कुल मोल कितने हैं 8 इंटू पी टोटल कितना है 5। तो ये पी बी की जगह क्या रखोगे आप, ये वाली वैल्यू रखोगे। इसी प्रकार पी सी पूछ लिया जाए तो पी सी के मोल बटा कुल मोल इंटू 5, पी डी के पूछ लिया जाए पी डी के मोल बटा कुल मोल इंटू 5। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई तो यू मान के चलना आप केपी का हर बार निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो। एक बार आपको मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए भी केपी निकालते वक्त जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 5 एटीएम है इन्हीं को लगा देंगे, इन्हीं को क्या करेंगे, के की वैल्यू रखेंगे पी ए पी बी अपॉन पी सी पी डी, यहाँ पर 5 5 5 5 जब इनकी वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि आंसर गलत है। 5 तो कुल दाब है बीकर का, हमें निकालना है आंशिक दाब। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आंशिक दाब बराबर मोल बिन इंटू कुल दाब। एक्स ए बराबर आप समझ रहे हो, एक्स ए का मतलब होता है एन ए बट्टा कुल मोल, यानी ए के मोल बट्टा, ये ऐसे लिख लो आप, ए के मोल ताकि और ज्यादा क्लियरिटी रहे, ए के मोल बट्टा कुल मोल बट्टा कुल मोल। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, इसे मोल बिन निकलेगा। ए का मोल बिन ऐसे निकालोगे, यदि बी का मोल बिन निकालना है तो बी के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, इसको मिटाते हैं, समझ में तो आ रहा होगा। इतना आसानी से आपको मेरे हिसाब से, मेरे नजरों में कोई भी टीचर नहीं करवा सकता, कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवा रहे हैं। यदि आपको वास्तव में पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, शानदार तरीके से आपके समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारी ऐप है जिसका लिंक मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारी लिंक से ऐप डाउनलोड करें। और ऐप के अंदर आपको 999 रुपए में केमिस्ट्री का कोर्स दिखेगा, आप उस कोर्स पे जाओ और परचेज करो, क्योंकि उस कोर्स में कई फायदे हैं। थोड़े समय 1-2 मिनट लेना चाहूंगा, इस कोर्स के फायदे बता देता हूं आपको। इस कोर्स का एक तो फायदा ये है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। देखो रेगुलरिटी बनी रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि भी कोर्स ले जिसने पहले करवा रखा है उसको, यदि किसी ने पहले कर भी रखी है केमिस्ट्री तो उसके भी ये फायदे, एक तो उसकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको डीपीपी मिलेगी, लगभग डीपीपी में 60 से 70 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक डीपीपी में। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे और इनका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, डीपीपी मिलेगी, पीवाईक्यू मिलेंगे, और बेहद आसानी से आपको, आसान तरीके से आपको केमिस्ट्री समझेंगे, आसान तरीके से केमिस्ट्री समझोगे। ठीक है, ये सारा आप कर लोगे और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के आप कर लोगे। आप मान के चलना कि 100% यदि आपने ईमानदारी से इतना काम कर लिया, 100% आपका सिलेक्शन होगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि भी हमारे से 100 बच्चे जुड़े हुए तो 100 के 100 सिलेक्शन होंगे, नहीं, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। जब मैं रिव्यू लेता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, तो बोलते हैं सर हमने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, डीपीपी वगैरह कुछ की नहीं। डीपीपी सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, और वही आगे जाके सिलेक्शन लेंगे। ये जो थ्योरी सेशन है, ये हो सकता है और भी टीचरों ने आपको ऐसे करवाया हो, हाँ हो सकता है इतने आसान तरीके से नहीं समझाया हो, लेकिन बिलीव रखना, जब तक आप ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चाहे ये बात आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, चाहे आपके ऐसे मन में हो कि मैं तो बिना ट्यूशन प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, तो मेरे नंबर नोट कर लेना। ये नंबर है 9783555311। जब तक आप ट्यूशन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चाहते हो मैं सीधा सिलेक्शन लूंगा, तो सिलेक्शन हो जाए तो आप मेरे को इस पे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये रहा, मैंने आज तक एक टेस्ट नहीं दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। ये अपना जो भ्रम है किसी के, ये दिमाग से निकाल दे। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, और मेहनत कैसे करते हैं, जो तरीके से मेहनत करते हैं। आज के युग में स्मार्ट स्टडी सबसे बड़ी कारगर साबित हो रही है। कैसे? क्योंकि स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप रटो मत उन चीजों को, बार बार रटने में लगे हो, भूल रहे हो, रट रहे हो, भूल रहे हो, रट रहे हो। ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि एक बार समझ के पढ़ो, आप समझ के पढ़ लिया, अब उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और उसके बाद में उसके कम से कम 100-200 क्वेश्चन कर लो। अब आपकी मेमोरी में परमानेंट फिट हो गया। आप महीने या 2 महीने में आप उसको वापस रिवाइज करो, ताकि आपकी मेमोरी में जो थोड़ा बहुत डिलीट हो रहा है वो वापस भर जाए और परमानेंट मेमोरी में सेट। ये होती है स्मार्ट स्टडी, जो कि बहुत कम विद्यार्थी कर पाते हैं। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी मिल जाए हमारे को टेलीग्राम पे, जैसे एक पेज मिल गया तो मैं उसके रट्टे मार लूंगा, फिर 2 दिन बाद वो भूल जाऊंगा, क्योंकि वो पेज तो अपने समझा तो है ही नहीं। भाई आपको मैं कोई पेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, एक भेज दिया, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पेज भेज दिया, और मैं ये बोलूंगा आपको इंपॉर्टेंट है, आप बिना समझे उसको रट्टे लगाओगे, कितने दिन लगाओगे? 1 दिन में आप भूल जाओगे, 2 दिन में भूल जाओगे, हो सकता है आपकी मेमोरी शार्प हो, 10 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन निश्चित रूप से आप भूलोगे। और वही यदि पेज आपको मैं समझाऊं और समझा के फिर आपको मैं बोलूं कि अब इसको याद करना है, तो वो आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, 2 या 3 महीने तक भी आप नहीं भूलोगे। तो इस बात को आप समझो कि आप जो ये रट्टा वाला कंसेप्ट बना रखा आरपीएससी के विद्यार्थियों ने, इस वजह से ही परेशान हो रहे हैं। बाकी कंपटीशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे से पहली बार में नहीं निकले, पहली बार में भी कंपटीशन निकलता है, लेकिन वो शर्त यह है कि सही डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यदि किसी को वास्तव में पसंद आ रहा है हमारा मैटर, और आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान तरीके से केमिस्ट्री समझाई जा रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, और पीवाईक्यू भी करवा रहे हैं, तो प्लीज हमारा ऐप विजिट करें, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से हमारे ऐप डाउनलोड करें और हमारा केमिस्ट्री कोर्स परचेज करें। धन्यवाद। अब अपन बात करेंगे केसी और केपी के यूनिट की, इकाई की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी, ये वाला फॉर्मूला अपने याद रखना है। यूनिट ऑफ केसी क्या होती है? मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, इसी प्रकार यूनिट ऑफ कैपिटी क्या होगा? एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। सर कैसे आया? अभी देखो, प्रेशर किस में आता है? सर प्रेशर तो किस में आएगा? प्रेशर आएगा एटीएम में। और सांद्रता किस में आती है? सांद्रता के सर यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर। ये आ गया। डेल्टा एनजी किसको बता रहा है? डेल्टा एनजी ये ऊपर वाली जो लिख रहे हैं N1 N2 M1 M2, इनका कैसे योगदान हो रहा है। अब देखो इस वाली रिएक्शन के लिए, ये वाली रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एनजी क्या होता है? तो एक बार डेल्टा एनजी लिख लो आप, क्या होगा? डेल्टा एनजी होते हैं प्रोडक्ट में गैसीय मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। तो गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल, यानी प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, ओनली गैस के, प्रोडक्ट में गैस के मोल, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, यानी प्रोडक्ट एन प्रोडक्ट ये भी गैस के, माइनस एन प्रोडक्ट ये भी किसके, सॉरी एन रिएक्टेंट ये भी किसके, गैस के। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा एन जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओनली गैस के मोल काम में लेने हैं। ठीक है, कुछ चीजें और लिख देते हैं। ये यूनिट ऑफ केसी और केपी अपने को परमानेंट याद होनी चाहिए। केसी की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा एन जी,
केपी की यूनिट होती है एटीएम की पावर डेल्टा एनर्जी। अब देखो कैसी लिखते समय, कैसी लिखते समय समय केवल गैस, केवल गैस या जलीय यानी एक्वस, एक्वस को लिखा जाता है, को लिखा जाता है। ठोस यानी सॉलिड व लिक्विड यानी द्रव को नहीं लिखते हैं, को नहीं लिखते हैं। ठीक है, कैसी लिखते समय क्या लिखते हैं, ओनली एंड ओनली कैसी लिखते समय गैस या जलीय विलयन को लिख सकते हैं। आप गैस को लिख सकते हैं या जलीय विलयन को लिख सकते हैं, ठोस और द्रव को नहीं लिखेंगे। कैसे सर, एक एग्जांपल और लिख देते हैं अपना। सपोज करो ए सॉलिड से बी सॉलिड प्लस सी प्रोडक्ट, ये गैस। ठीक है, अब देखो यदि इसके लिए कैसे निकालोगे आप, तो कैसे सर, हमें ये पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या आएगी, सी आएगी सर, बी आएगी बटा ए आएगी। क्या ये सही है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बी और ए क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड को हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे किसको लिखेंगे, ओनली गैस को लिखेंगे, यानी सी की। तो क्या सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओनली सी के बराबर आ जाएगी। ये बी और ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें सॉलिड व द्रव को काउंट नहीं करते, साथ में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे लिखो, देखो इसमें क्या लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख लो, ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव की सांद्रता में, की सांद्रता में परिवर्तन को इकाई यानी वन माना जाता है। कहने का मतलब है यहां पे जो बी और ए की वैल्यू है उसको एक लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, के सी की वैल्यू आ जाएगी सी के बराबर। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक तो के पी के क्वेश्चन करेंगे, के सी के क्वेश्चन करेंगे, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। एक तो कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है आरपीएससी में, एकदम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है, लेकिन अपन वहां पे क्या नहीं करते इसको। साम्य स्थिरांक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, साम्य स्थिरांक है। ठीक है, ए ऑप्शन के बी बटा के एफ, बी ऑप्शन के एफ बटा के बी, सी ऑप्शन के एफ इंटू के बी, डी ऑप्शन 1/के एफ इंटू के बी। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको मैंने करवा रखा है कि साम्य स्थिरांक का मान क्या होता है, के एफ अपॉन के बी। लेकिन अब क्या है, आप यहाँ वहां पे यदि जाओगे एग्जाम में तो आप भूल जाओगे कि सर क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है, बार बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपको रिवाइज करोगे तब आपको याद हो जाएगा। के बराबर क्या होता है, के एफ बटा के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड बटा के बैकवर्ड, अग्र अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट बटा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आएगा किसमें, ये साम्य स्थिरांक का मान होगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, तो एफ अपॉन बी याद रखना है। एफ बाद में आता है तो बाद वाला अपॉन बी यानी शुरू में आ जाता है, ए बी सी डी एफ आगे वाला बट्टा नीचे। ठीक है, एक आगे और क्वेश्चन करो, एग्जांपल देखो, क्रिया सी सॉलिड प्लस CO2 गैस से 2CO गैस मिल रही है। ठीक है, के लिए साम्य CO तथा CO2 के आंशिक दाब क्रमशः 2.0 तथा 4.0 ATM है, तो अभिक्रिया के लिए केपी है, के लिए केपी है। फर्स्ट ऑप्शन 0.5, 4.0, 8.0 और 1। देखो कैसे करेंगे इसको, ये वाली रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए अपने को आंशिक दाब दिए हुए हैं,
और क्या पूछा हुआ केपी। सर मुझे ये पता है कि केपी बराबर क्या होगा सर, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है सर, पीसीओ। इसके जो कोफिशिएंट, जितना भी कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा, बट्टा नीचे क्या आएगा सर, PCO2 इंटू पी सॉलिड। क्या पी सॉलिड आएगा सर, इसको 1 लेंगे हम। क्यों 1 लेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड है। मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, केपी बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, PCO का स्क्वायर बट्टा PCO2। अब देखो PCO का मान कितना दिया हुआ है, CO का सीधा 2.0 है, तो 2.0 का स्क्वायर आ जाएगा बट्टा PCO2 का सीधा कितना दिया हुआ है, 4.0 है, तो 4.0, यानी ऊपर भी 4 आएगा नीचे भी 4 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ATM आ जाएगी। केपी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये टफ है, क्या नहीं है। आपको इसी जगह पूछ लेता कि यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी पूछ लेता, तो क्या करेंगे, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट में क्या है, 2 मोल गैस के, 2 मोल गैस के, माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है सर, ये सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली गैस के मोल, ओनली गैस के मोल कितने, 1 है, तो 1 है, बराबर 1 आएगा। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 रखो आप, तो एटीएम की पावर 1 यानी एटीएम आ जाएगा। ये किसकी यूनिट है, केपी की यूनिट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 298 केल्विन पर Hg प्लस, फिर HgNH3 की होल ट्वाइस प्लस तथा NH3 की मोलर साम्य, की मोलर साम्य सांद्रता निम्न समय पर क्रमशः 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 व 10 की पावर 3 है। तो 298 केल्विन ताप पर साम्य Hg प्लस 2NH3 से HgNH3 की होल ट्वाइस प्लस के लिए कैसी का मान होगा, के लिए कैसी का मान होगा। ऑप्शन देखो, 10 की पावर -6, 10 की पावर 6, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर 6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो Hg प्लस HgNH3 होल ट्वाइस प्लस NH3 की मोलर सांद्रता दे दी आपको कितनी, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर 3 है। तो इसके लिए कैसे का मान कुछ नहीं करना सर, कैसे आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, HgNH3 की होल ट्वाइस प्लस इसकी सांद्रता डिवाइड बाई रिएक्टेंट कौन सा है सर, Hg प्लस और NH3, ये जो 2 है ये किस में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा पावर में। Hg प्लस का क्या है, HgNH3 की कितनी है सर, 10 की पावर -1 है, अपॉन Hg प्लस की कितनी है, 10 की पावर -1, NH3 की कितनी है सर, 10 की पावर 3 है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/10 की पावर 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 आ जाएगा। फिर आके देखो एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 बन रहा है गैस। इसके लिए आपको कैसे निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, कैसे सर, सारे गैस है तो सारे के सारे क्या होंगे, कैसे में काउंट होंगे। कैसे निकालोगे, NH3 का होल स्क्वायर, मैंने बता ही दिया आपको, प्रोडक्ट में NH3 है और इसकी जो भी आगे लिखा हुआ है, जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, इसके स्क्वायर में जाएगा, अपॉन नीचे आएगा N2 की पावर 1 है और H2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये किसके लिए है, कैसी के लिए। अब इसको मैं पूछ लिया जाए आपको डेल्टा एनजी निकालना है, डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे आप सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसमें आपका एन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेज माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेज, ये डेल्टा एनजी का फॉर्मूला है। डेल्टा एनजी सर, प्रोडक्ट में सारी गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में कितने गैस है सर, 2 है, माइनस रिएक्टेंट में कितनी गैस है सर, 1 N2 की है, 3 H2 की है, 1 N2 की है, 3 H2 की है, तो सर 2 - 4 यानी -2 आ जाएगी इसका आंसर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ जाएगी।
इसी प्रकार 2-3 एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो यार। देखो 2A गैस प्लस B लिक्विड से 2C गैस में जा रहा है ये। अब आपको इसके लिए कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे सर? तो देखो C का स्क्वायर बटा A का स्क्वायर और B आ जाएगा। सर ये B क्या है? ये लिक्विड है, लिक्विड है तो B की कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसको B की कंसेंट्रेशन 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? C स्क्वायर बटा A स्क्वायर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? KC की वैल्यू है। अब आपको पूछ लिया जाए डेल्टा NG, तो सर डेल्टा NG क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो भी किसके? गैस के मोल। प्रोडक्ट में कितनी है सर? 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में कितनी है सर? 2, किसके? A के। क्या ये गैस है? नहीं है, तो सर 2 ही रहेंगे, B के काउंट नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 0। डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो CaCO3 सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, आपको इसके लिए कैसी निकालना है, चाहे कैसी निकालो केपी निकालो, एक ही बात है, कैसी निकालो। आप कैसी निकालो सर? तो क्या सॉलिड काउंट करेंगे? सर ये काउंट नहीं होगा। क्या सॉलिड काउंट करेंगे? ये काउंट नहीं होगा। तो सर कैसा होगा? ओनली CO2 आएगा। तो कैसी वैल्यू क्या आएगी? ओनली CO2 आएगी। अच्छा डेल्टा NG निकालो सर। प्रोडक्ट में क्या आएगा? CO2 के 1 मोल है। क्या सॉलिड काउंट होगा? नहीं होगा। जो क्रॉस वाले वो काउंट ही नहीं होंगे, माइनस। क्या रिएक्टेंट में कोई गैसेस मॉलिक्यूल है? नहीं है सर। ये जो है वो सॉलिड है, CaCO3 क्या है? सॉलिड है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 0। तो क्या आ जाएगा? ओनली 1 आ जाएगा डेल्टा NG के लिए। ठीक है, अब ऐसे किसने ऐसा भी आ सकता है, एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है, A गैस प्लस 2B गैस से C गैस मिल रहा है। तो इसमें केपी व केसी की यूनिट पूछ सकता है कि यूनिट है, केपी व केसी की यूनिट है सॉल्यूशन। देखो इसमें पहले सबसे पहले डेल्टा NG चाहिए हमें। डेल्टा NG कितना होगा सर? एक प्रोडक्ट का कितना है? 1 माइनस रिएक्टेंट में सर कितना है? इसका 1 और इसका 2, यानी टोटल कितने होंगे? 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? डेल्टा NG -2। केपी की यूनिट क्या आएगी सर? ATM की पावर डेल्टा NG। ATM कितना है? ATM का ATM डेल्टा NG की वैल्यू सर -2, ये यूनिट आ गई। कैसी की यूनिट कैसे निकालेंगे सर? तो मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा NG। तो मोल अपॉन लीटर की पावर में डेल्टा NG की वैल्यू होगी -2, तो ये आ जाएगी सर मोल -2 और लीटर स्क्वायर। ये मोल -2 अपॉन लीटर -2, लीटर -2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? लीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया यहां तक केपी और केसी वाला। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है केपी और केसी की। 1-2 क्वेश्चन जो केपी वाले अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसको भी कंसीडर करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखो, PCl5 से कन्वर्ट हो रहा है ये PCl3 प्लस Cl2। ये भी गैस है, ये भी गैस में और ये भी गैस में। यदि PCl5 गैस के मोल 3 व PCl3 के मोल 2 व Cl2 के मोल 4 हो तथा बीकर का कुल आयतन तथा बीकर का कुल दाब बीकर का कुल दाब 8 ATM हो, तो केपी का मान होगा। केपी का मान होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? केपी कैसे लिखेंगे सर? केपी लिखेंगे प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 बटा प्रेशर ऑफ PCl5। ये जो P है PCl3 आंशिक दाब है, PCl3 ये क्या होगा? PCl3 का आंशिक दाब क्या होगा? आंशिक दाब। तो सर आंशिक दाब कैसे लिखेंगे सर? इसका आंशिक दाब PCl3 का आंशिक दाब होगा x ऑफ PCl3 इंटू P टोटल। ठीक है, x ऑफ PCl3। अब हम देखेंगे कि हम मान लेते हैं PCl3 के मोल N ऑफ PCl3, N ऑफ PCl5, N ऑफ Cl2, इनकी सबकी वैल्यू लिखेंगे। PCl3 के कितने मोल है?
PCl3 के 2 मोल है, PCl5 के कितने मोल है, 3 मोल है, और Cl2 के कितने मोल है, 4 मोल है। टोटल मोल कितने हो गए, n टोटल कितने हो गए, 4 3 7 2 9 9। तो यहाँ पे Kp 8 की जगह 9 होगा, 9 ATM है। ठीक है, अब देखो, अब आपको निकालना है x ऑफ PCl3। तो x ऑफ PCl3 कैसे आएगा, n ऑफ PCl3 बट्टा n टोटल। PCl3 के मोल कितने हैं सर, 2 बट्टा टोटल मोल कितने हैं, 9। तो ये आ गया PCl3 का। x ऑफ PCl5, तो सर n ऑफ PCl5 के मोल बट्टा n टोटल। PCl5 के मोल कितने हैं, 3 बट्टा कुल मोल कितने हैं सर, 9। x ऑफ Cl2 बराबर Cl2 के मोल बट्टा टोटल मोल। Cl2 के मोल कितने आएंगे, 4 बट्टा टोटल मोल कितने हैं, 9 मोल। ठीक है, ये आ गए PCl3। अब सर P टोटल दिया हुआ है, P टोटल कितना है, 9 ATM है। तो मुझे आंशिक दाब निकालना, आंशिक दाब ऑफ PCl3 बराबर आंशिक दाब ऑफ Cl2 बराबर आंशिक दाब ऑफ PCl5 बराबर। देखो आंशिक दाब क्या होगा, मोल बिन यानी PCl3 इंटू पी टोटल। इसी प्रकार इसका PCl2 इंटू पी टोटल, एक्स ऑफ PCl5 इंटू पी टोटल। एक्स ऑफ PCl3 की वैल्यू कितनी है, 2/9 इंटू पी टोटल कितना है, 9। तो ये आ गया 2। PCl2 कितना है सर, 4/9 इंटू 9 बराबर क्या आएगा, 4। PCl5 कितना है सर, 3/9 इंटू 9 बराबर कितना आएगा, 3। ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये प्रेशर आंशिक दाब की वैल्यू आ गई। ये क्या किसको बताएगा, आंशिक दाब को बताएगा। और हमें सर पता है कि इस फॉर्मूले में आंशिक दाब भी लिखते हैं। तो अब Kp की वैल्यू लगाओ, Kp क्या आएगा, ऊपर आएगा PCl3 PCl2 अपॉन PCl5। PCl3 कितना है सर, 2 इंटू PCl2 कितना है, 4 बट्टा PCl5 कितना है सर, 3। क्या आ जाएगा आंसर, 8/3 आंसर आ जाएगा। ये Kp का मान आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे करनी है अपने को। आंशिक दाब दिए हो या यदि इनके मोल दिए हो तो इनसे पहले हमें क्या निकालने हैं, मोल भिन्न निकालने हैं। फिर मोल भिन्न से क्या निकालने हैं, यदि कुल दाब दिया हुआ हो तो हम क्या निकालेंगे, आंशिक दाब निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, Kp निकालेंगे, जो भी है। ठीक है, यदि आपको वास्तव में समझ में आ रही है केमिस्ट्री, मजा आ रहा है केमिस्ट्री में, तो प्लीज इसको शेयर सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों तक भेजें। अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इतनी शानदार केमिस्ट्री एक IITian के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाई जा रही है। और इसके अलावा यदि आपको कोर्स परचेज करना है तो आप 97, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 9783555311 पे क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको वहां पे पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कोर्स परचेज होगा, और आपको वहां पे पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने एक देखा होगा IIT वाले बाबा, IIT बॉम्बे से पास आउट। आजकल IIT बॉम्बे वाला पास आउट बाबा देखा है, देखा तो प्लीज मेरे को बताना, रिप्लाई करना। एक IIT बॉम्बे वाले बाबे की क्या स्टोरी है उसकी थोड़ी सी मैं बताता हूँ। वो IIT बॉम्बे में 2008 बैच का बाबा है, आजकल बहुत वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल है। कुंभ में यदि कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो IIT बॉम्बे वाला बाबा बना हुआ है। उस बाबा की क्या स्टोरी है, मैंने उसको बहुत ढंग से देखा है, बहुत ढंग से उसके बारे में, उसके मनोविज्ञान को जानने की कोशिश की है कि आखिर ये बाबा क्यों बना है। और इतना इंटेलिजेंट आदमी जब बाबा बनेगा तो ये मान के चलना आप, पूरे जो धर्म है इस धर्म को वो खंगोलेगा और साइंस की तार्किक तरीके से, यानी साइंस के लॉजिक के हिसाब से वो धर्म को देखेगा। और अपने बीच में यानी जो हमारे जो गुरु है या हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो धर्म है उनमें उनको हमारे को साइंस के साथ में रिलेट करके बताएगा। तो हमें भी ऐसा लगेगा हाँ यार धर्म में ये बातें बोल रखी है, इसका मतलब धर्म बहुत कुछ है। अभी हमें ऐसा लगता है कि धर्म में धार्मिक चीजें, साइंस ये बातें नहीं मानती है, लेकिन ये जो IIT वाले बाबा है ये बोल रहे हैं कि सारी चीज जो धर्म में लिखी हुई है वो मैं साइंस से प्रूव कर सकता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो देखो 2008 से IIT बॉम्बे में पास ये दाखिला लेते हैं और वहां से एरोस्पेस इंजीनियर बनते हैं। एरोस्पेस का मतलब जो सैटेलाइट वगैरह बनाते हैं, जो बड़े बड़े अपने बोलते विमान सैटेलाइट ये जो अपने भेजते हैं, तो उनके इंजीनियर बने, उनमें आपने दाखिला लिया और 2012 वहां से पास आउट हो गए। 2012 में जब ये IIT में दाखिल होते हैं तो हर आदमी के ये होता है कि IIT आपको फ्रीडम देती है कि जैसे मैं खुद केमिस्ट्री में मैं दाखिला लिया था, यदि किसी कारणवश मेरे का केमिस्ट्री से रुझान कम हो जाए तो वहां पे खूब सारी स्ट्रीम्स है, आप किसी भी स्ट्रीम में जाके पढ़ सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया,
ये एरोस्पेस वाले ये तो पढ़ना ही था इनको, इनके साथ में इनका मन नहीं लग रहा था, तो ये धीरे धीरे फिलोसफी साइड चले गए। वहाँ पे खूब सारे डिपार्टमेंट है, वुमन वाला भी है कि मानव नेचर को समझने वाला, जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, जिसको ह्यूमैनिटीज भी डिपार्टमेंट बना हुआ है, फिलोसफी वाला बना हुआ है, साइकोलॉजी वाले बने हुए। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट है उस साइड और बढ़ा लिया, क्योंकि ये शुरू से ये बता रहे कि हमारा थोड़ा सा धर्म की तरफ इनका अट्रैक्शन था। तो धीरे धीरे उन्होंने धर्म को जानने के लिए फिलोसफी की कोर्स लिया, फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ाया। फिर क्या किया, 2012 में पास आउट हो गए। फिर इनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी साइड हो गया। तो फोटोग्राफी में इन्होंने क्या करा कि फोटोग्राफी के लिए भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए, डिजाइन एंड फोटोग्राफी के। तो वहां से इन्होंने कोर्स ये सोच रहे हैं कि वहां से डिग्री ले लेते हैं, ताकि एक अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाएगा, और फोटोग्राफी होती है वो ट्रेवल फोटोग्राफी भी लेंगे, ताकि ट्रेवलिंग भी करेंगे और लोगों की फोटोग्राफी भी करेंगे। तो हमारा पैशन का पैशन और पैशन के साथ साथ में पैसे भी आएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने दाखिला वहां पे लिया। तो उसके पहले जब 1 साल वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हाथों हाथ तो उनका हुआ नहीं वहां पे, तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया। 1 साल उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई कोचिंग सेंटर में, फिर 2 साल उन्होंने वहां पे डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने जॉब की, फिर वो कनेडा गए, कनेडा में 36 लाख रुपए पर साल की उन्होंने जॉब। वो उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली। आदमी किसके लिए जीता है? शांति के लिए। आप यदि सरकारी नौकरी लगोगे, यदि आपको शांति मिल गई, संतुष्टि मिल गई, तो जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाल आप ही हो। पूरे यदि संसार में देखा जाए तो खुशहाली की बात करोगे तो आप सबसे ज्यादा यदि संतुष्ट हो, तो इसका मतलब आप सबसे ज्यादा खुश हो। तो यदि किसी को संतुष्टि नहीं आए, तो फिर वो उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। इनके दिमाग में भी कुछ न कुछ चल रहा था कि ऐसा आखिर होता क्यों है। ठीक है, आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा है, माइंड पूरे दिन चलता है, ऐसे माइंड में भगवान ने क्या डाला है। तो धीरे धीरे इनकी खोज के लिए निकल पड़े, और इनका अद्भुत नॉलेज देख के मैं खुद ऐसे लग रहा है मेरे को, कोई आदमी को इतनी भी नॉलेज हो सकती है। आपके हर एक क्वेश्चन को तार्किक रूप से आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई और बाबा होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, नहीं। आपने यदि जैसा क्वेश्चन किया है, आपको वैसा साइंस की भाषा के हिसाब से आंसर देंगे। तो ये बाबा है, तो आपको पता ही, यानी ये लॉजिक कब दे सकते हैं? जो इंटेलिजेंट हो। अर्थात आईआईटी बॉम्बे वाले होते ही इंटेलिजेंट है। आप मेरे को ही देख लो कि इंटेलिजेंट ही होते हैं आईआईटी वाले। ठीक है, इसलिए प्लीज अपने को क्या करना है, पढ़ना है। ये एक स्टोरी इसलिए बताई कि आईआईटीएन वाले भी धीरे धीरे बाबा के में लाइन में आ रहे हैं, और वो वास्तव में आएंगे तो ये बहुत बड़ा चेंज करके जाएंगे हमारे समाज के लिए। वो हर चीज को लॉजिकल तरीके से बताएंगे अपने बीच में। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आईआईटी में पढ़ लिया अब तो सर हम मोटे पैसे कमाएंगे, नौकरी कमाएंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ यदि किसी का इंटरेस्ट है, तो वो इसको इंटरेस्ट को अपने गहराई तक जाओ और देखो कि वास्तव में मैं जो जिस चीज की खोज के लिए निकला हूं, क्या मैं उसमें सक्सेस हुआ हूं या नहीं हुआ। इसलिए आईआईटी वाले जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, बात करते हैं हम केपी और केसी में संबंध की। तो देखो आगे अपना टॉपिक रहेगा केपी और केसी में संबंध। केपी व केसी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला याद रखना, केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। केपी बराबर क्या होगा? केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। अब देखो आर क्या है यहाँ पे? आर सर गैस नियंतांक है, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? आर सर गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये सर यूनिट कैसे आएगी ये भी बताएंगे आपको, यूनिट। ठीक है, फिजिकल अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे अपने यूनिट का काम पड़ेगा, वैसे वैसे आपको यूनिट बताते जाएंगे। आर की वैल्यू आ गई। फिर टी किसको बताएगा? सर ताप में बताएगा, और ताप भी किस में? सर केल्विन में लेना अपने को। ठीक है, डेल्टा एन जी अब आपको आ ही गया होगा निकालना कि डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे। तो सर डेल्टा एन जी होगा एन ऑफ प्रोडक्ट में गैसेज मोल माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट में गैस के मोल। ठीक है, अब इसमें केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट जब डेल्टा एन बराबर 0, डेल्टा एन जी बराबर 0 हो, ऐसा कोई केस, ऐसा केस कौन सा हो सकता है सर? जैसे H2 प्लस I2 से 2HI बने और ये सारे गैस में हो,
तो इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी सर? प्रोडक्ट में मोल 2 माइनस रिएक्टेंट में 1 प्लस 1, इनके भी 1 है इनका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितने होगी? 2, यानी 0 आ गया। तो इस केस में क्या होगा? के पी बराबर होगा सर के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं सर? आर टी पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 रखूंगा। इसी की भी पावर में 0, इसी की भी पावर में 0 चला जाए उसकी वैल्यू 1 आती है, तो के पी बराबर क्या आ जाएगा? के सी आ जाएगा। के पी बराबर क्या आ जाएगा? के सी आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा एनजी जब भी 0 हो तो इसमें एक अपने को पता चल गया कि के पी बराबर क्या आएगा? के सी आएगा। ये हमने प्रूव भी कर दिया। फिर केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? ये इस कौन सी कंडीशन के लिए हो सकता है सर? जैसे PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसके लिए सर डेल्टा एनजी निकालो आप, तो प्रोडक्ट में कितने मोल हो गए? एक PCl3 का, एक Cl2 का, यानी टोटल 2 मोल, और PCl5 का 1 मोल है तो 1, यानी ये क्या होगा? ये डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 को बता रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में Kp बराबर होगा Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी। तो देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी Kc इंटू आर टी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये Kc के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ Kc के साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो Kp की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे? Kc से। अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा? केस थर्ड, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0, डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन 0, ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है सर? जैसे N2 प्लस 3H2 से 2NH3। इसके लिए डेल्टा एनजी निकालो आप, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने मोल? 2 मोल, मानी रिएक्टेंट के कितने मोल? 4 मोल, यानी -2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में Kp बराबर होगा Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी बराबर Kc इंटू आर टी पावर -2। -2 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बटा आर टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू कम होगी, अर्थात Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kc से कम हो जाएगी। Kp की वैल्यू Kc से कम हो जाएगी। तो 3 कंडीशन है, एक कब Kp की वैल्यू बढ़ती है, कब Kp की वैल्यू Kc से कम होती है। जब डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 हो तो Kp की वैल्यू Kc से कम हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। और कब बढ़ती है? जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप K का मान बढ़ाओगे, K मतलब सम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान यदि बढ़ाओगे तो उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा, प्रोडक्ट का स्थायित्व बढ़ेगा। कैसे सर? अभी बताते हैं आपको। उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा तो अभिकारक का स्थायित्व कम होगा, अभिकारक का स्थायित्व कम होगा, कम होगा। कैसे? अब देखो इसका आपको एग्जांपल बता। K बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। ठीक है, यदि ये मान बढ़ेगा तो ये कब बढ़ सकता है? जब ये तो प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सीधा सीधा ये बढ़ जाएगा, या रिएक्टेंट कम होना चाहिए, रिएक्टेंट कम होगा तो भी क्या होगा? K की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट है 1 अपॉन रिएक्टेंट है, ये वैल्यू कम होगी तो 1 अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए, यदि K का मान बढ़ेगा तो उत्पाद का स्थायित्व बढ़ेगा या विकारक का स्थायित्व कम होगा। इस दोनों कंडीशन में K का मान बढ़ेगा। अब देखो आगे एग्जाम्पल, आगे एक एग्जाम्पल निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए, निम्न में से किस अभिक्रिया का उत्पाद अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है? देखो फर्स्ट ऑप्शन आ गया N2 प्लस 3H2 से 2NH3। सेकंड ऑप्शन आ गया N2 प्लस O2 से 2NO। थर्ड ऑप्शन आ गया H2 प्लस I2 से 2HI। फोर्थ ऑप्शन आ गया XeO प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस F2 से क्या बनेगा? XeO2F2 आ जाए। इसके लिए आपको K दिया हुआ है, K1 कितना दिया हुआ है? 2.3 × 10⁻²।
K2 कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। K3 कितना दिया हुआ है 294। K4 कितना दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻³ देखो, और तो बाकी -3 है, इसको हम 2 इंटू 10⁻² का मतलब 200 हो गया। अब देखो उत्पाद अधिक स्थायी पूछा हुआ है। मुझे ये पता है कि K का मान जितना अधिक होगा उसमें उत्पाद का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। उत्पाद का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। तो K की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा है? देखो ये सर -2 वाले और -3 वाले ये तो कम होंगे, ये तो वैसे ही कम होंगे क्योंकि किसी की पावर -2 मतलब वैसे ही छोटी संख्या हो गई। अब सर बी और सी में देखो, बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, के वैल्यू कितने दिए 200, और सी के लिए कितना है 294। कौन सी ज्यादा है 294 वाली ज्यादा है। तो यदि के की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब हमें क्या पता है, हमें पता है कि उत्पाद का स्थायित्व तो बड़ा है, और ये क्या पूछ रहे हैं उत्पाद अधिक स्थायी होगा, मतलब वही सेम बात पूछ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। सीधा सीधा के का मान बढ़ने से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। आगे देखो एक एग्जांपल और करते हैं। किस अभिक्रिया के लिए किस अभिक्रिया के लिए किस अभिक्रिया के लिए केपी व केसी का मान समान है? केपी व केसी का मान समान है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 2NOCl गैस से 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। सेकंड ऑप्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 गैस। सी ऑप्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस से 2HCl गैस। फिर फोर्थ ऑप्शन 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से 2SO3 गैस। क्या पूछा हुआ है? केपी व केसी का मान समान है, अर्थात केपी बराबर क्या आना चाहिए केसी। कौन सी कंडीशन है ये केपी बराबर केसी? ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी केस फर्स्ट, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 तो क्या होगा केपी बराबर केसी इंटू RT पावर 0, यानी केसी बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0। अब देखो इसके लिए डेल्टा एनजी निकालो आप। सर प्रोडक्ट में 2 और 1 इसका 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके लिए निकालो सर डेल्टा एनजी 2 माइनस 4 तो -2 आ जाएगा। इसके लिए डेल्टा एनजी 2 माइनस 2 0। इसके लिए डेल्टा एनजी सर 2 माइनस 3 -1। हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 चाहिए, यानी सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी, और डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होने का मतलब होगा केपी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाएगी, केपी और केसी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमें पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में। अब बात करते हैं अपन सेकंड ग्रेड 2022 का। एग्जाम्पल आ गया 2NO गैस प्लस Cl2 गैस से क्या बन रहा है 2NOCl गैस मिल रहा है। के साम्य में केपी का केसी के साथ संबंध होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2022 में, सेकंड ग्रेड 2022। फर्स्ट ऑप्शन है केपी बराबर होगा केसी बटा RT²। सेकंड ऑप्शन केपी बराबर केसी बटा RT। थर्ड ऑप्शन केपी बराबर केसी इंटू RT। फोर्थ ऑप्शन केपी बराबर केसी इंटू RT²। या थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा फास्ट लिखो। सी ऑप्शन आ गया केपी बराबर केसी इंटू RT, और डी ऑप्शन आ जाएगा केपी बराबर केसी इंटू RT²। ठीक है, अब इनमें चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखो 2NO प्लस Cl2 से डेल्टा एनजी निकालो। इसके लिए सबसे पहले काम डेल्टा एनजी हो गया से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सारे गैस के कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 3 हो जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। केपी बराबर क्या फॉर्मूला होगा केसी इंटू RT पावर डेल्टा एनजी।
बराबर के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी सर -1। तो के पी बराबर क्या आ जाएगा -1 को सर मैं 1 अपॉन लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो के पी बराबर क्या आ जाएगा के सी बटा आर टी। कौन सा आंसर बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है। क्या ये टफ है क्या क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं लैब असिस्टेंट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केपी और केसी के क्या संबंध है। ठीक है, एक और बात करते हैं, एक क्वेश्चन लैब असिस्टेंट का करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्रिया N1A प्लस N2B से M1C प्लस M2D के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। तो कैसी की इकाई है, कैसी की इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन मोल की पावर डेल्टा एक्स, सेकंड ऑप्शन मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एक्स, सी ऑप्शन लीटर प्रति मोल की पावर एक्स, और लास्ट ऑप्शन मात्रकहीन। ये है लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन। देखो अब इसमें सॉल्यूशन करो। अब मुझे ये पता है कि कैसी की इकाई क्या होती है, मोल अपॉन लीटर की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो डेल्टा एन जी का मतलब है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये सारे गैस में है, तो मोल अपॉन लीटर, प्रोडक्ट कितना आएगा सर M1 प्लस M2, ये डेल्टा एन जी निकाल रहा हूं मैं, माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है सर N1 प्लस N2, तो ये आ गया मोल अपॉन लीटर। सर ये M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा एक्स, तो अपने इकाई क्या आ जाएगी, इसको आगे लिखो मोल प्रति लीटर, मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल प्रति लीटर की पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स। ये क्या आएगी, केसी की इकाई है, मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एक्स, यानी सेकंड ऑप्शन डेल्टा में, ये दोनों डेल्टा में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये टफ है क्या? नहीं है। अपनी समझ यदि होगी आपके तो आप तुरंत निकाल दोगे कि सिर्फ डेल्टा एनजी तो निकालना है। डेल्टा एनजी की वैल्यू किसने क्या दे दी, डेल्टा एक्स दे दिया, बस इकाई हो गई सर मोल अपॉन लीटर की पावर में डेल्टा एक्स। क्या ये टफ है क्या? कोई टफ नहीं है, लेकिन अपने को कंसेप्ट बनाने ही पड़ेंगे, तभी अपने क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे केपी और केसी के संबंध बता दिया, और ये भी बात बोल दी कि के यदि ज्यादा है तो उत्पाद का स्थायित्व अधिक होगा। अपना ये हो गया टॉपिक केपी और केसी वाला कंप्लीट। अब अपने जो है वो बात करेंगे साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य स्थिरांक यानी जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। साम्य स्थिरांक यानी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा ताप का। सबसे पहला फैक्टर किसका है, ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करेगा, वो अपने को ऐसे एडिटीज अपने मैं बता रहा हूं वो वैसे वैसे आपको याद रखना। यदि उष्माशोषी रिएक्शन है, उष्माशोषी बोले तो एंडोथर्मिक, उष्माशोषी बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात पता है सर? बिल्कुल पता है। तो इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी। सर कैसे? सर मुझे ये पता, टेम्परेचर, ये उष्माशोषी का मतलब क्या होगा, जो उष्मा को ग्रहण करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। तो ये उष्मा को ग्रहण करेगा, तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाने से के वैल्यू बढ़ेगी। इसी प्रकार सर उष्माशेपी बोले तो एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच से लेस देन 0। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू कम होगी। सर क्यों? एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट को निकाल रहा है, यानी ये ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, आप क्या करो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो यानी हीट दे रहे हो। ये तो चाह रहा है कि मैं हीट निकालूं यानी उष्मा को रिलीज करूं, और आप कह रहे हो नहीं हम आपको हीट और देंगे। तो ये एक दूसरे का क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है।
ये बोल रहे हैं मैं हीट रिलीज कर रहा हूं, आप बोल रहे हो मैं हीट दे रहा हूं। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। इस वजह से के की वैल्यू कम होगी। यदि दोनों फेवर में होते तो के की वैल्यू फेवर में आती है अपने। यदि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि एक हीट रिलीज कर रहा है और एक आप क्या कर रहे हैं, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम करोगे, ये इसके फेवर में है कि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, इसका मतलब आप हीट सप्लाई कम कर रहे हो। ये हीट रिलीज करेगा, सीधी सी बात है, ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हो, इसका मतलब इसमें उसमें अपने आप ही कम हो रही है, ये अपने फेवर में होगा, तो इसका क्या होगा, के बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे अपने को दो तीन चीज याद रखनी है टेम्परेचर वाली। उसमें सोसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से के कम होगा। इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर कम करने से के की वैल्यू बढ़ेगी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 से 2NH3 है, प्लस x जूल, x किलो जूल। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है, प्रोडक्ट में प्लस आने का मतलब क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात मैंने आपको करवा चुका हूं मैं कि प्रोडक्ट में यदि प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट के साथ हीट को रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू कम होगी, अर्थात रिएक्शन यदि आपको पूछ लिया जाए के कम किस लिए होगा, तो के कम होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। समझ रहे हो बात को? यदि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड जाती तो क्या के की वैल्यू बढ़ती, लेकिन के कम हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, अभिकारक वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, के वैल्यू कब कब होगा, अगर अभिक्रिया के लिए, अगर यानी फॉरवर्ड अभिक्रिया, फॉरवर्ड अभिक्रिया होती है उसके लिए के की वैल्यू बढ़ती है। जबकि यदि पश्च अभिक्रिया कर दिया जाए, बैकवर्ड रिएक्शन भेज दी जाए, तो इसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के बढ़ता है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कम होती है। ये बात ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, दूसरा फैक्टर क्या है, अभिक्रिया को लिखने का तरीका। दूसरा फैक्टर आ गया अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अभिक्रिया को लिखने का तरीका, देखो कैसे, A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है। ठीक, इसके लिए आप कैसे निकालो सर, कैसे होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, यानी सी डी बटा ए बी। अब आपको मैं जस्ट इसकी उल्टी रिएक्शन बोल दूं, सी प्लस डी से ए प्लस बी, इसके लिए के डैश निकालो, के डैश सी। तो सर ये इसके लिए आएगा प्रोडक्ट, इसके लिए ए और बी प्रोडक्ट होगा बट्टा सी और डी होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर इनमें देखो के सी और के, इन आपस को आप मल्टीप्लाई करो, तो के सी डैश बराबर क्या आ जाएगा सर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये 1 अपॉन करके लिख सकता हूं, बिल्कुल। या फिर ऐसा करो, यदि किसी नहीं समझ में आए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा सी डी अपॉन ए बी। ये के डैश आ गया, नहीं के सी आ गया, और के डैश क्या है, ए बी अपॉन सी डी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि के सी डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के सी आ जाएगा। यदि आप अभिक्रिया को उल्टी कर दी तो उसका के डैश भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के में हो जाएगा। अभिक्रिया को उल्टी करने पर के का मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। यहां पे लिख लो, अभिक्रिया को उल्टी करने पर के का मान 1 अपॉन के हो जाता है। ये चीजें आपने को याद रखनी है कि अभिक्रिया यदि रिवर्स कर दी जाए, उल्टी बोले रिवर्स कर दी जाए, तो के का मान होता है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यदि अभिक्रिया को जोड़ते हैं, तो के का मान क्या होगा, यदि अभिक्रिया को जोड़ते हैं, तो के का मान गुणनफल के बराबर हो जाता है, कैसे सर, ये भी पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सर एग्जांपल SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 से
SO3 बन रहा है। इसके लिए मैं मान लेता हूँ साम्य स्थिरांक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। फिर NO2 से NO प्लस हाफ ऑफ O2, इसके लिए मैं मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ठीक है, मुझे ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, मुझे एक तीसरी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन सर? SO2 प्लस NO2 से चाहिए अपने को SO3 प्लस NO गैस। ठीक है, इसके लिए मुझे K डैश की वैल्यू यानी K की वैल्यू चाहिए, ये मान लेते हैं 3 रिएक्शन। तो हमें कौन सी रिएक्शन के लिए चाहिए? 3 नंबर वाली के लिए चाहिए। 3 नंबर रिएक्शन कैसे आ सकती है? 3 नंबर को रिएक्शन को यदि हमें बनानी है तो कैसे बना सकते हैं सर? 3 नंबर रिएक्शन बनाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ 1 प्लस 2 कर दो आप, पहली प्लस दूसरी रिएक्शन को जोड़ो आप। तो सर पहली और दूसरी को जोड़ोगे तो देखो SO2 ये रहा, NO2 ये रहा सर, बिल्कुल ये हाफ ऑफ O2 ये हाफ ऑफ O2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर इधर क्या बचेगा? NO प्लस SO3, NO प्लस SO3 यानी के आप यदि के डैश निकाल रहे हो तो क्या करोगे कि पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को जोड़ोगे, और जोड़ने पर हमें पता है कि के का मान क्या हो जाएगा? गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो के का मान किसके बराबर हो जाएगा? K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो के का मान किसके बराबर आ जाएगा? इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अभिक्रिया को n से गुणा करने पर अभिक्रिया को n से गुणा करने पर k डैश का मान होता है वो k की पावर में n हो जाता है। जैसे किसी अभिक्रिया को आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो k डैश आएगा नया वाला वो k स्क्वायर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो k की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक पॉइंट और लिख लो, अभिक्रिया को n से भाग देने पर क्या होगा? k डैश आएगा वो क्या आ जाएगा? k की पावर 1 अपॉन n होगी। मुझे बात वो n से गुणा करोगे तो k की पावर में n, अभिक्रिया को n से भाग दोगे तो k की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। अब देखो आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, यदि अभिक्रिया N2 प्लस O2 से 2NO के लिए सम्य स्थिरांक K हो, सम्य स्थिरांक K हो तो हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 से NO के लिए सम्य स्थिरांक होगा, के लिए सम्य स्थिरांक होगा, के लिए सम्य स्थिरांक होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन K, सेकंड ऑप्शन K स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन K की पावर 1/2, फोर्थ ऑप्शन हाफ ऑफ K। सॉल्यूशन देखो, हमें इसके लिए दिया हुआ है N2 प्लस O2 से 2NO, इसके लिए क्या दिया हुआ है? इसके लिए K दिया हुआ है। हमें चाहिए हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 से NO के लिए K डैश चाहिए। इसका मान क्या होगा? मुझे ये पता है कि जब रिएक्शन फर्स्ट और 2 है, पहली रिएक्शन जब दूसरी रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? रिएक्शन नंबर 2 कैसे आ सकती है? पहली रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ऊपर वाली रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली रिएक्शन आ जाएगी। तो के डैश क्या होता है? मुझे ये पता है कि देखो गुणा करने पर क्या होता है? के की पावर n हो जाएगा। तो के डैश बराबर क्या आ जाएगा? के की पावर n। के की पावर में n का मतलब हाफ से गुणा किया तो हाफ ऊपर आ जाएगा। तो जो नया डैश के डैश आएगा वो के की पावर में हाफ आ जाएगा। नया डैश क्या आ जाएगा? के की पावर में हाफ आ जाएगा। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये टफ है क्या? देखो कैसे अपनों को नीचे वाली रिएक्शन जिसके लिए पूछा है उस रिएक्शन में अपने को संबंध देखना है। जो रिएक्शन दी हुई है और जो रिएक्शन में पूछा है उनके एक दूसरे के साथ में संबंध देखना है। हमें यह पता है कि जिस रिएक्शन के लिए पूछा है वो दी हुई रिएक्शन में हाफ से गुणा करने पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो के डैश कैसे प्राप्त होगा? पहली रिएक्शन इसके लिए जैसे के दिया हुआ है इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मुझे ये पता है कि यदि किसी को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को भी किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि के की पावर में n चला जाता है। के डैश क्या होता है? के की पावर में n चला जाता है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, यदि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 से 2NH3 के लिए सम्य स्थिरांक कैसी का मान 7 है,
है तो अभिक्रिया 2N2 प्लस 6H2 से 4NH3 के लिए सम्य स्थिरांक यानी K का मान होगा, के लिए K का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन 49, थर्ड ऑप्शन 14, फोर्थ ऑप्शन 28। देखो इसका सॉल्यूशन करो। सर मुझे ये पता है कि पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में N2 पहले रिएक्शन लिख लिया करो आप, N2 प्लस 2H2 से 2NH3, इसके लिए K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। मुझे किसके लिए निकालने, 2N2 प्लस 6H2 से 4NH3, ये मान लेते हैं ये जो 7 दी हुई ये पहली रिएक्शन है और ये दूसरी रिएक्शन है। मुझे दूसरी वाली रिएक्शन का निकालना है, तो दूसरी वाली रिएक्शन कैसे आ सकती है सर, पहली वाली रिएक्शन को मैं 2 से गुणा करूं, इस पूरी रिएक्शन को ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से गुणा करोगे तो नीचे वाली मिल जाएगी। सर ये तो के निकालना है, इसके लिए मैं मान लेता हूं के हो, के डैश है, और ये जो पहले वाले का क्या है के की पावर, यदि आप गुणा करोगे तो पावर में चला जाएगा, यदि गुणा करोगे तो पावर में चला जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है सर, 7 है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा यानी 49। यदि आप रिएक्शन को गुणा करोगे, रिएक्शन को गुणा करोगे, रिएक्शन को गुणा किया, गुणा करने पर के का मान के की पावर n हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये जो 4 पॉइंट है, रिएक्शन को भाग देने पर के की पावर 1/n, के को गुणा करने पर के की पावर में n, यदि रिएक्शन को जोड़ते हैं तो भाग तो के का मान क्या होता है, गुणनफल के बराबर हो जाता है, और यदि रिएक्शन को उल्टी करते हैं तो 1/n हो जाता है। ये 4 चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन और कराते हैं आपको। N2 प्लस 3H2 से 2NH3, इसके लिए दिया हुआ है केवल सम्य स्थिरांक। N2 प्लस O2 से 2NO, इसके लिए सम्य स्थिरांक दिया हुआ है K2। H2 प्लस हाफ ऑफ O2 से H2O बन रहा है, इसके लिए सम्य स्थिरांक दिया हुआ है K3। तो निम्न अभिक्रिया के लिए सम्य स्थिरांक के होगा कौन सी रिएक्शन के लिए, 2NH3 प्लस 5/2O2, इसके लिए के पूछा हुआ है हमें, इसका के कितना आएगा, 2NO प्लस 3H2O। फर्स्ट ऑप्शन K2 K3 की पावर क्यूब बट्टा K1, सेकंड ऑप्शन K2 K3 बट्टा K1, थर्ड ऑप्शन K2 का क्यूब K3 अपॉन K1, फोर्थ ऑप्शन K1 K3 का क्यूब बट्टा K2। देखो कैसे करना है इसको सॉल्यूशन। मुझे ये पता है कि ये रिएक्शन निकालनी है, ये मैं मान लेता हूं 1 नंबर रिएक्शन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर रिएक्शन कैसे आ सकती है, 4 नंबर रिएक्शन कैसे आ सकती है, 2NH3 चाहिए सर, ये रहा 2NH3, इसका मतलब इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, फिर सर 5O2 है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है, एक बार देखते हैं 2NO, सर ये रहा 2NO, 3H2, सर ये रहा 3H2, लेकिन इससे क्या करेंगे, 3 नंबर रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3H2 आएगा, ये एक H2 है, हमें चाहिए 3H2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। पहली रिएक्शन है इसको उल्टा किया, और सेकेंड रिएक्शन है वो एज इट इज रखा। तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, 2NH3 से आ जाएगा N2 प्लस 3H2। अब यदि इसके लिए K की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसके जो पहले वाला K है उसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, 1/K1 आ जाएगा, 1/K1 आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन को एज इट इज रखो, N2 प्लस O2 को क्या रखो, 2NO, ये एज इट इज रखो। फिर तीसरी रिएक्शन के लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3H2, 3/O2, O2, 3H2O। यदि 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो K की वैल्यू हमें पता है कि इसकी पावर में चला जाएगा। यदि आप रिएक्शन को 3 से गुणा करते हो तो K डैश आता है, वो K की पावर में n हो जाता है, यानी पहले वाले का पावर लग जाएगी जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब इनको जोड़ो, सर जोड़े तो ये आ गया 2NH3 आ गया, ठीक है, N2 से सर N2 कैंसिल हो गया, ठीक है, H2 से 3H2 कैंसिल हो गया, 3/2 और 1 यानी 5/2 हो गया सर,
ठीक है। और आगे क्या मिला, 2NO मिला प्लस 3H2O मिला। क्या ये रिएक्शन है क्या सर? ये देखो 2NH3 5/2O2 2NO2 प्लस 3H2, बिल्कुल सर यही रिएक्शन है। इसका मतलब अब हम जो कर रहे हैं वो सेम है। अब इसके लिए K की वैल्यू कैसे आएगा, तो इसके लिए सर K की वैल्यू आएगी 1/K1। इनको जोड़ेंगे, यदि इन इन रिएक्शन को जोड़ा है, आपने क्या किया, हमने 1+2+3 जोड़ा है, तो इसका मतलब K होगा वो मल्टीप्लाई में होगा, तो 1/K1, इसके मल्टीप्लाई में K2 आएगा, इसके मल्टीप्लाई में K³ आएगा। तो K क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा K2 K³ की पावर क्यूब अपॉन K1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन K2 K3 की पावर 3/K1, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही है सर, ये फर्स्ट वन है, ये नहीं कि K4 वन है। ठीक है, ऐसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको ढंग से देखना कि कैसे हमें हमें ये रिएक्शन चाहिए, 4 नंबर रिएक्शन दी हुई रिएक्शन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बस गेम उसी का है। ठीक है, अब हम उसका दिमाग लगाना है खुद का कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करके, घटा के, या फिर गुणा करके, या फिर एक कोई भाग दे के, ऐसे कुछ भी कंडीशन बन सकती है। उन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनानी है अपने को। ठीक है, तो ये अब अपने हो गए साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों में। अब एक एक सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि साम्य स्थिरांक को कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करते। ये भी लिख लो आप कि साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले कारक, साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले कारक, प्रभावित नहीं करने वाले कारक। देखो कौन कौन से प्रभावित करते हैं, टेम्परेचर प्रभावित करता है, और रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जा रही है वो प्रभावित करता है। कौन से नहीं करते हैं अभी आपको बताते हैं। आपको ऐसे देखा, क्रियाकारक व उत्पाद, क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता ये प्रभावित नहीं करेगी, नहीं करने वाली बात कर रहे हैं। क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता ये इस पे प्रभावित नहीं होती है, दाब पे प्रभावित नहीं होती है। तीसरा आ गया, आयतन पे प्रभावित नहीं होती है। चौथा आ गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति से के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, पांचवा आ गया, अक्रिय पदार्थ मिलाने से भी के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अक्रिय पदार्थों की उपस्थिति। देखो कौन कौन से प्रभावित नहीं करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं करते। अभी क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट, कुछ भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेट ले लो, कंसंट्रेशन ले लो, के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी। उत्पाद की सांद्रता से के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी, दाब से के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी, आयतन से के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी, उत्प्रेरक की उपस्थिति से के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी, अक्रिय पदार्थों की उपस्थिति से के की वैल्यू प्रभावित नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट लगा लेना फिर यहाँ पे, क्या हो, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा लेना क्या, कि साम्य स्थिरांक का मान, साम्य स्थिरांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है, केवल ताप यानी टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। आपको खूब सारे देंगे, इस पे डिपेंड करेगा, दाब पे करेगा, ताप पे करेगा, आयतन पे करेगा, कैटलिस्ट पे करेगा, तो आपको बोलना नहीं सा नहीं, किस पे करेगा ये साहब, सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से प्रभावित होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ऑप्शन दे देगा कि साम्य स्थिरांक का मान निम्न में से किस पे प्रभावित होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए यदि अभिकारकों की सांद्रता, यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो साम्य स्थिरांक पर प्रभाव पड़ेगा, साम्य स्थिरांक पर प्रभाव। ए ऑप्शन सांद्रता की मात्रा पर निर्भर करता है, सांद्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सी ऑप्शन घटता है,
और डी ऑप्शन बढ़ता है। देखो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो साम्य स्थिरांक, मुझे पता है के का मान केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाए, चाहे अभिकारक की सांद्रता घटाएं, चाहे उत्पाद की सांद्रता बढ़ाएं, चाहे उत्पाद की सांद्रता घटाएं, चाहे दोनों की सांद्रता बढ़ाएं, चाहे दोनों की सांद्रता घटाएं, साम्य स्थिरांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साम्य स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है। आगे बात समझ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि आपको लगेगा सर के की वैल्यू सामने अभिकारक तो आता है सर, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऐसे दिमाग लगाओगे नहीं। वो क्या है, के डैश आप जब निकाल रहे हो उसकी वैल्यू आप जितनी उसे घटाओगे बढ़ाओगे तो के का मान पे कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। एक बार यदि आपके रिएक्शन के लिए मान लेते के की वैल्यू 50 दी हुई है तो वो पूरी रिएक्शन में 50 ही रहेगी, चाहे आप उसमें सांद्रता बढ़ा दो, चाहे मोल कम कर दो, मोल अधिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाता हूं। ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे चल रहा है और हमारी ऐप में भी चल रहा है, तो ऐप वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच में करवा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन अपने अगले वीडियो में करवाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन इसको आपने अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसमें कैसा इसका आंसर होगा और क्यों आया ये आंसर। देखो अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी दशा, निम्न में से कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद, इनमें से कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है, निर्माण के लिए उत्तरदायी है। देखो A2 प्लस B2 से क्या बन रहा है, X2 बन रहा है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ X कैलोरी या X ऑफ किलो जूल, किलो जूल। ऑप्शन दिया हुआ है निम्न ताप, निम्न ताप। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है उच्च ताप। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है अपरिवर्तित ताप से, अपरिवर्तित ताप से अपरिवर्तित, और डी ऑप्शन होता है नन। इसको हम ली सातेली नियम में भी पढ़ेंगे और इसको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कहां पे पढ़ाया मैंने। तो देखो यहां पे पढ़ाया है, ये रहा, मैंने आपको यहां पढ़ा रखा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू कम होगी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, और यदि के बढ़ेगा तो उत्पाद अधिक बनेगा कम बनेगा, ये सारी दशाएं आपको बता के पूरे यानी 3-4 ऊपर वाले जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, उनका पूरा निचोड़ करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन। अगले सेशन में अपना क्या रहेगा, ली सातेलिए का नियम रहेगा और वियोजन, यानी पूरा अगला चैप्टर लगभग 2 घंटे की क्लास लगेगी और अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, ली सातेलिए का नियम और वियोजन स्थिरांक, सिर्फ 2 ही चीज बची हुई है। मुश्किल से ये अपने 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, अच्छे सारे क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, 5-10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये लगभग सेशन 2 घंटे चलेगा। उसके बाद आप PYQ करना, उसके बाद आप DPP करना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपको एक कंसेप्ट भी बन गया कि हमें साम्य स्थिरांक में क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते वक्त क्या क्या चीज हमें याद होनी चाहिए, डेल्टा H क्या होता है, के क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसी रिएक्शन बढ़ती है, कि ली सातेली नियम क्या होता है, ये सारी आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी और जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में।